नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। ये 4 पार्ट सीरीज है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स पर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है बेसिक्स पर। चलिए, सबसे पहले होल्डर अंडर सेक्शन 8 ऑफ NIA डिफाइन करा गया है। इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। होल्डर वो पर्सन है जिसके पास लीगल राइट है इंस्ट्रूमेंट को पोजेस करने का। मेयरली कस्टडी डिपेंड नहीं करती, उसके पास कानूनी रूप से अधिकार होना चाहिए कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखने का। ओके, सेकंड कंडीशन है उसमें आती है उसको कानूनी अधिकार होना चाहिए पेमेंट लेने का अपने नाम पर पेमेंट लेने का अधिकार एंड इंस्ट्रूमेंट को कस्टडी में रखने का कानूनी अधिकार। ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही पर्सन होल्डर कहा जाएगा। आगे देखते हैं कंडीशंस टू बी होल्डर। कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले लीगल पोजेशन, इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखने का अधिकार होना चाहिए कानूनी रूप से। एग्जांपल देखते हैं, सपोज ए कोई बिल ड्रॉ करता है, पेमेंट जाएगा बी को, ठीक है, बी फाइनल पेई है। बी क्या करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स कर देता है सी को बाय साइनिंग इट प्रॉपरली, ठीक है, इंडोर्समेंट हो गया and handing it over. C now legally possess the bill. ठीक है, C के पास कानूनी रूप से अधिकार है बिल को अपने पास रखने का। ओके, अब इनवैलिड पोजेशन देखते हैं। सपोज A बिल ड्रॉ करता है, B को पेमेंट जाएगा, D क्या करता है, बिल जो है B के डेस्क से चोरी कर लेता है। ठीक है, अब D के पास फिजिकल पोजेशन तो है बट लीगल पोजेशन नहीं है। देयरफॉर इन केसेस में डी होल्डर नहीं होगा। डी के पास नो डाउट फिजिकल पोजेशन है बट लीगल पोजेशन नहीं है, तो डी होल्डर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। लीगल पोजेशन रिक्वायर्स, लीगल पोजेशन की जो हम बात करते हैं उसके लिए चाहिए क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट मस्ट कम इन टू योर हैंड्स थ्रू प्रॉपर मीन्स। यस, रिटर्न में प्रॉपर मीन्स के थ्रू इंस्ट्रूमेंट आपके हाथों में आना चाहिए। इशू आपके नाम पे हो या इंडोर्स हो, डिलीवरी के थ्रू और नेगोशिएशन के थ्रू। ठीक है, मतलब चोरी का, फ्रॉड का ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कहीं से आपको मिला है ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपके पास होगा भी। फिजिकल पोजेशन हो सकता है बट लीगल पोजेशन नहीं है। ठीक है, यू मस्ट बी इंटाइटल्ड टू कीप एंड प्रेजेंट इट। यस, आपके पास अधिकार होना चाहिए उसको अपने पास रखने का और किसी को भी प्रेजेंट करने का जहां भी जरूरत पड़ती है। यू मस्ट नॉट हैव एक्वायर्ड इट बाय थेफ्ट, फ्रॉड और विदाउट ऑथराइजेशन। यस, आपके चोरी का इंस्ट्रूमेंट होगा, फ्रॉड का होगा, बिना किसी ऑथराइजेशन का होगा, पोजेशन हो सकता है बट लीगल पोजेशन वो नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं अब क्या होगा। कंडीशन नंबर 2, इंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट। जो होल्डर की सेकंड कंडीशन थी, आपको पेमेंट लेने का अधिकार होना चाहिए अपने नाम पर। पर्सन मस्ट हैव लीगल राइट टू रिसीव द अमाउंट मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। अपने नाम पर अधिकार होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल, सी इज द इंडोर्सी विद अ वैलिड इंडोर्समेंट। यस, सी को इंडोर्स करा गया, वैलिड इंडोर्समेंट है, तो ये इंटाइटल्ड है, इसको कानूनी रूप से अधिकार है अपने नाम पे पेमेंट लेने का। D is a thief और फाइंडर ऑफ द बिल नॉट एंटाइटल्ड, इसको पेमेंट लेने का अधिकार नहीं है। ये चाहे ले गया पेमेंट, कल को अगर कोर्ट में केस लगेगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसको कोई राइट नहीं था और इसको फिर रिकवरी के थ्रू पैसा वापस देना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। सपोज कोई एजेंट है, एजेंट ने बिल होल्ड करा है किसी के बिहाफ पर, किसी कंपनी का कोई क्लर्क है फॉर एग्जांपल। ए बिल इज इन दी हैंड्स ऑफ एम, एम के पास है बिल, ठीक है, फिजिकल पोजेशन है उसके पास, हमें नहीं पता लीगल है कि नहीं। हु इज जस्ट क्लर्क ऑफ द बी। यस, बी को पेमेंट जाना है तो ये एम सिर्फ उसका एक क्लर्क है। ठीक है, एम इज कीपिंग इट फॉर बी नॉट फॉर हिमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, इंडोर्समेंट फॉर कलेक्शन है जो हमने इंडोर्समेंट के वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब एम हैज नो राइट टू रिसीव पेमेंट इन हिज ओन नेम। यस, एम ने तो जस्ट बिल को होल्ड करके रखा है, जब वो प्रेजेंट करेगा तो पेमेंट तो किसको जाएगा, पेमेंट तो एम को जाएगा, बट एम ने जस्ट होल्ड करा है। ठीक है, वो बी के बिहाफ पे काम कर रहा है, लीगल राइट बी का ही है।
ठीक है, ही इज जस्ट होल्डिंग इट फॉर समवन एल्स, देयरफॉर एम इज नॉट अ होल्डर। इस केस में देखो एम को पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, बट कानूनी रूप से अधिकार किसको है पेमेंट लेने का, वो है उसके बॉस को, ठीक है, जो कि बी था। देयरफॉर इस केस में एम इज नॉट अ होल्डर। आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, होल्डर फॉर वैल्यू का आता है, पर्सन हु इज अ होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर विच वैल्यू ही हैज बीन पेड एट एनी टाइम प्रेजेंट और पास्ट। किसी भी पर्सन ने अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्ड करके रखा है, सबसे पहले होल्डर फॉर वैल्यू की कंडीशन क्या रहेगी कि कोई भी पर्सन होल्डर होना चाहिए। होल्डर की मैंने आपको कंडीशंस बता दी, दो हैं, लीगल पोजेशन एंड लीगल एंटाइटलमेंट टू रिसीव पेमेंट। होल्डर होना चाहिए, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहली कंडीशन, और उस इंस्ट्रूमेंट की पास्ट में कभी वैल्यू पे हुई होनी चाहिए, प्रेजेंट में या पास्ट में। किसने करी है वो डिपेंड नहीं करता, बट उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ एक्सचेंज में हुई होनी चाहिए। मतलब वो गिफ्ट के तौर पे स्टार्टिंग से नहीं होना चाहिए, मतलब एक ने गिफ्ट दिया दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, चौथे तीसरे ने चौथे को, वो गिफ्ट हो गया ना, तो वो केस में वैल्यू तो आई नहीं है, वो तो फ्री है, ठीक है। मान लो किसी ने वसीयत के नाम पे दिया किसी को, मतलब उसमें वैल्यू तो एक्सचेंज नहीं हुई, कोई कॉन्सिडरेशन अमाउंट नहीं है, या प्रेजेंट या पास्ट में, देयरफॉर उस केस में होल्डर फॉर वैल्यू नहीं होगा। होल्डर हो सकता है, ठीक है, होल्डर की कंडीशंस हो सकती हैं, बस होल्डर फॉर वैल्यू की नहीं होगी, ठीक है। होल्डर का आपको बता दिया था क्या होता है, लॉफुल पोजेशन प्लस इंटाइटलमेंट फॉर पेमेंट ऑन हिज ऑन नेम। होल्डर फॉर वैल्यू के लिए होल्डर होना मस्ट है, ओके। होल्डर फॉर वैल्यू क्या होगा, होल्डर, ठीक है, प्लस सम वैल्यू गिवन बाय एनीवन एनी टाइम प्रेजेंट और पास्ट में, ओके। देखिए, इट डज नॉट मैटर हु पेड द वैल्यू, ये डिपेंड नहीं करेगा, ये मैटर नहीं करता कि पेमेंट करा किसने है। Even if the current holder did not give consideration themselves, they are still a holder for value if value was given earlier. Yes, अगर करंट होल्डर ने पेमेंट नहीं भी करा कोई इश्यू नहीं है, अगर पास्ट में कहीं पे वैल्यू दिया गया है और करंट होल्डर वाकई होल्डर है, ठीक है, वो होल्डर की कंडीशंस भी फुलफिल कर रहा है, तो वो होल्डर फॉर वैल्यू भी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, A receives a check of ₹25,000 from his debtor, ठीक है, A ने चेक रिसीव करा, A donates this check to a charitable trust। अब देखते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट का क्या स्टेटस है। Why the trust is holder for value? क्यों? Value was paid earlier when A received the check। A ने पेमेंट, A को चेक मिला 25,000 का फ्रॉम हिज डेटर है, डेटर है तो मीन्स उसने कभी ना कभी पैसा लिया होगा या माल लिया होगा, तो इसका मतलब वैल्यू कंसीडरेशन पास्ट में हुआ है, ठीक है, नो डाउट। आगे ये चेक गया एज अ डोनेशन, द ट्रस्ट लीगली रिसीव्ड इट बाय डोनेशन, सो दे एंजॉय द राइट्स ऑफ होल्डर फॉर वैल्यू। होल्डर फॉर वैल्यू की कंडीशन फुलफिल होगी कि होल्डर भी है, ठीक है, होल्डर तो है ही है ट्रस्ट, क्यों, उसको लीगल पोजेशन रखने का अधिकार भी है, लीगल उसको पेमेंट देने का अधिकार भी है, बट एंड पेमेंट जो है कंसीडरेशन अमाउंट है वो पास्ट में हो भी रखा है क्योंकि वो उसका डेटर, देयरफॉर जो ट्रस्ट है वो एक होल्डर फॉर वैल्यू है। आगे इनवैलिड एग्जांपल देखते हैं। सपोज मिस्टर एक्स है जिसको एक गुमा हुआ चेक मिला, लॉस्ट चेक है, इसे चोरी नहीं किया, इसको मिला है 10,000 का ऑन द स्ट्रीट। ही ट्राइज टू प्रेजेंट, बियरर चेक होगा फॉर एग्जाम्पल, अब बियरर चेक है तो देखो वो होल्डर नहीं होगा अगर उसको मिला है तो, ठीक है। ही ट्राइज टू प्रेजेंट इट टू द बैंक फॉर इन कैश में, ठीक है। मिस्टर एक्स इज नॉट अ होल्डर फॉर वैल्यू, डिड नॉट पे एनी कंसीडरेशन, एक्वायर्ड द चेक अनलॉफुली, ठीक है, इलीगल पोजेशन है ना, उसको लीगली तो नहीं मिला चेक, एक्वायर्ड द चेक अनलॉफुली नॉट बाय ट्रांसफर, इंडोर्समेंट और गिफ्ट, इलीगल पोजेशन, नॉट अ होल्डर, नो लीगल राइट ओवर द इंस्ट्रूमेंट। उसको चेक मिला, चाहे वो चेक बेयरर हो, ठीक है, उसको पेमेंट देने का अधिकार होगा क्योंकि बेयरर चेक है, बट पोजेशन इलीगल, अपने पास वो रख नहीं सकेगा चेक क्योंकि उसको चेक मिला है, उसको प्रॉपर मींस के थ्रू चेक नहीं मिला, देयरफॉर वो होल्डर ही नहीं है। अगर होल्डर ही नहीं है तो होल्डर फॉर वैल्यू कैसे हो सकता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल। आगे देखते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स, HDC इज अ पर्सन हु बाइज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
खुद कंसिडरेशन अमाउंट दे रहा है बिफोर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी से पहले, एंड इन अ गुड फेथ। ये बंदा जो खरीद रहा है ये इनोसेंट है, इसको नहीं पता कि इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट है, इसको फिजिकल दिख नहीं रहा, और इसको जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है इसको इंस्ट्रूमेंट, उसके टाइटल पे भी कोई शक नहीं है इसको, ठीक है। इसको नहीं पता, इसको ये लग रहा है कि वो जेन्युइन है जो इसको इंस्ट्रूमेंट बेच रहा है बेसिकली, ठीक है। टाइटल का मतलब आ गया उसकी मालकियत, ट्रांसफरर आ गया जो बेचने वाला है। इसको नहीं पता होल्डर इन ड्यू कोर्स को कि जो बेच रहा है उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट है, ठीक है। ये उसको इनोसेंट मान के चल रहा है। Someone who honestly buys a check or a bill before its due date and has no reason to suspect anything is wrong with it, ठीक है। इसमें सिर्फ होल्डर फॉर वैल्यू के केस में कॉन्सिडरेशन कभी भी पहले हो सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स में करंट होल्डर ने कॉन्सिडरेशन अमाउंट दिया होगा बिकॉज वो बाय करता, ऑनेस्टली बायज। एक कंडीशन, बिफोर इट्स ड्यू डेट। सेकेंड कंडीशन, and has no reason to suspect anything wrong with it. Yes. देखो इस केस में मैं आपको डिफेक्टिव टाइटल का बताता हूं कि होता क्या। डिफेक्टिव टाइटल ऑफ ट्रांसफर मींस ट्रांसफर करने वाले को अधिकार नहीं है। ए इश्यूज अ चेक वर्थ ₹1 लाख पेएबल टू हिमसेल्फ एंड कीप इन हिज ड्रॉर, ठीक है। ए ने 1 लाख का चेक सेल्फ का बनाया और अपने ड्रॉर में रख लिया। बी ए का एम्प्लॉय है, उसने वो चेक उसके ड्रॉर से चोरी कर लिया, ठीक है। और क्या करा, इंडोर्स भी कर दिया एक फॉर्ज सिग्नेचर करके, किसी और को इंडोर्स कर दिया। किसको करा, सी को, 95,000 पेमेंट लेके, मतलब सी ने एक कॉन्सिडरेशन अमाउंट 95,000 का दे दिया बी को, ओके। क्यों, सी इनोसेंट था, सी को ये था कि चेक तो जेन्युइन है, ठीक है, और हैज नो आइडिया दैट बी स्टोल इट, और उसको बी का कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। उसको लगा कि भाई बी लीगल होल्डर है, ठीक है, बी ही जेन्युइन है, बी ही मालिक है, तो सी ने 95,000 में वो चेक खरीद लिया। सी डिपॉजिट्स द चेक इन हिज बैंक बिफोर द चेक्स मैच्योरिटी एंड विदाउट एनी सस्पिशन। सी बैंक में जाके डिपॉजिट करता है। अब होगा क्या, लीगल आउटकम, पैसा मिले चाहे ना मिले, बट सी एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि सी ने कॉन्सिडरेशन अमाउंट दे के खरीदा है वो चेक बिना ड्यू डेट से पहले, और उसको नहीं पता था कि जो ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव है, ऑल्दो बी ने वो चेक चुराया है, ठीक है। सिंस बी हैड नो लीगल टाइटल, जब चुराया है तो वो होल्डर ही नहीं होगा, ठीक है, उसका लीगल टाइटल नहीं है, उसको पेमेंट लेने का अधिकार नहीं है, उसको अपने पास रखने का अधिकार नहीं है, बिकॉज ही स्टोल and forged the instrument. His title was defective. टाइटल डिफेक्टिव है, बट जो सी है, चाहे ट्रांसफर करने वाले का टाइटल डिफेक्टिव था, बट सी ने तो पेमेंट देके चेक लिया ना, और गुड फेथ पे लिया, उसको तो लगा कि बी जेन्युइन है और मेच्योरिटी से पहले लिया है, तो सी क्या है, सी होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, ठीक है। Even though B had a defective title, C will still have the right to recover the full amount 1 lakh from A's bank because he is protected as holder in due course. ये एडवांटेज है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। कल को अगर मान लो पेमेंट सी को नहीं मिलता बैंक से, तो सी के पास एक राइट है कोर्ट में जाने का और ए से पैसा रिकवर करने का, चाहे ए कोर्ट में ये बोल दे कि उसका चेक चोरी हुआ था, ठीक है, बट वो अब सी होल्डर इन ड्यू कोर्स बन चुका है। जब होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया, पेमेंट सी ने कॉन्सिडरेशन अमाउंट दे दिया, मैच्योरिटी से पहले ले लिया, तो अब ए को पेमेंट देना पड़ेगा। इफ बी स्टील्स चेक फ्रॉम ए एंड फोर्सेस ए टू ड्रॉ अ चेक इन बीज फेवर, यस, ये एक नेक्स्ट केस है, ठीक है, थ्रू थ्रेट, बीज टाइटल इज स्टिल डिफेक्टिव, अभी भी बी का टाइटल डिफेक्टिव है, बिकॉज द चेक वॉज ऑब्टेन अनलॉफुली। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। पहली एग्जाम्पल थी कि फॉर्ज सिग्नेचर करे थे, खुद चेक उठा लिया। ये एग्जाम्पल है उसके कान पे बंदूक रख के इसने उसको उससे इंडोर्स कराया। अब भी बी का टाइटल डिफेक्टिव है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स पे, वो देखना ना भूलिए। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।